नमस्कार। आज हम B.Ed तृतीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत अध्ययन करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी समाज के शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से उसके व्यक्तियों के जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं। समाज की विशेष संरचना, उसकी सभ्यता और संस्कृति तथा धार्मिक और राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। मानव की स्वयं की प्रकृति भी शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है। शिक्षा युग के प्रारंभ से ही अछूती नहीं रही है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, अतः इसका भी शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मनुष्य के जीवन और समाज के आदर्शों से गहरा संबंध होता है। इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों में निर्धारण में इनका बड़ा ही महत्व होता है। B.K. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेज में आधुनिकतम स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड प्रस्तावित किए हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 5 दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है मानवीय अधिकारों से तारतम्य, रिलेटेड विद ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र की धारा 50 के अंतर्गत मानव को समाज के सदस्य के रूप में नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन्हें सभी राष्ट्रों के सभी व्यक्तियों के लिए समान मानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस घोषणा पत्र का महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि विश्व इतिहास में संभवतः पहली बार संगठित अंतर्राष्ट्रीय समाज ने सभी देशों के व्यक्तियों के अधिकारों का सार्वभौमिक दायित्व वहन किया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह केवल उस समाज और सरकार का मामला न होकर पूरे विश्व समाज का मामला हो गया है। चूँकि शिक्षा मानव उत्थान का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, अतः मानव समाज को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की धारा 55 के अनुसार कुछ बातों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें उच्च जीवन स्तर, पूर्ण कार्य, आर्थिक और सामाजिक प्रगति व विकास की स्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य व अन्य संबद्ध समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग, सभी के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति जाति, धर्म, भाषा और लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समाधान। क्योंकि घोषणा पत्र में घोषित अधिकारों और स्वतंत्रता को अभी मानव समाज के एक बड़े भाग के लिए
प्राप्त करना है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और दूसरों के प्रति उसके दायित्वों को शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन अधिकारों का ज्ञान, अनुभवों और कार्यों के रूप में मानव संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में समझे जाएं, जिससे इनके पक्ष में उचित अभिव्यक्तियाँ विकसित हो सकें। इस घोषणा पत्र की धारा 20 शिक्षा से संबंधित है। इसके अनुसार शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवीय अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति समाधान को सशक्त बनाने के लिए निर्दिष्ट होनी चाहिए। शिक्षा ही सभी राष्ट्रों, जातियों एवं धार्मिक वर्गों के मध्य सहनशीलता, सद्भाव और मित्रता की वृद्धि करेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना के प्रयासों को सफल बनाएगी। उपयुक्त विचार 14 देशों के विशिष्ट विद्वानों और शिक्षाविदों की समिति ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की है। दूसरा आता है लोकतांत्रिक सार्थकता, डेमोक्रेटिक व्यू। शिक्षा के उद्देश्यों का समाज के आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रचलित मान्यता के अनुसार शिक्षा के वैध उद्देश्य केवल प्रजातांत्रिक सिद्धांतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र ही वह व्यवस्था है जिसमें सभी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति की जा सकती है। अतः शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को समाहित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगला है सामाजिक सार्थकता, सोशल सिग्निफिकेंस। शैक्षिक उद्देश्य लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल होने चाहिए, किंतु इससे ही उनकी सामाजिक सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। परंपरागत और स्थिर समाज में शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान मूल्यों को परिलक्षित करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी वैध हो सकते हैं, किंतु परिवर्तनशील समाज में पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों का वर्तमान समय में सार्थक होना आवश्यक नहीं होता है। हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रही हो जो वास्तव में वर्तमान समय में विद्यमान ही नहीं है, और कुछ अन्य नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई हों जिनकी पूर्ति शिक्षा के द्वारा नहीं हो पा रही हो। अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की वर्तमान सार्थकता के साथ साथ उनमें भावी आवश्यकताओं के पूर्वाभास का भी समावेश किया जाता रहना चाहिए। पाठ्यक्रम के सतत संशोधन और संवर्धन के द्वारा बालकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे ज्ञान की समयानुकूलता के बारे में आश्वस्त तो हुआ जा सकता है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समाज में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र है कि 2 पीढ़ियों में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। अतः वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ परातकनीकी का जो विकास हो रहा है, उसके लिए अभी हमने शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप प्रदान करने की समुचित व्यवस्था नहीं की है। आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हम शिक्षा को सामाजिक सार्थकता प्रदान कर सकेंगे। अगला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं की संतुष्टि के लिए प्रवर्त, इंडिविजुअल नीड्स। व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमा तक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनमें मुख्य अंतर मात्र सुविधा का है। एक विद्वान के अनुसार इन दोनों में प्रायः वही संबंध है जो किसी पदार्थ के परमाणु और उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को बालक की 2 प्रकार की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने चाहिए। एक तो स्व की आवश्यकता, अर्थात वे आवश्यकताएं जो
व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। और वे आवश्यकताएं जो प्रौढ़ लोगों के अनुसार बालकों के लिए आवश्यक है, जैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जीवन के विभिन्न पक्षों की तैयारी आदि। अगला बिंदु आता है संतुलन या बैलेंस। संतुलन से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण करते समय पूर्व वर्णित चारों बिंदुओं पर समुचित बल प्रदान करना है। अर्थात किसी एक बिंदु पर आवश्यकता है अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि शिक्षा में सूचनात्मक ज्ञान पर बहुत अधिक और एकांकी भाव से बल दिया जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शैक्षिक उद्देश्यों की किसी भी सूची को तभी संतोषप्रद कहा जा सकता है जब वह सभी पक्षों की दृष्टि से संतुलित हो। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सभी आवश्यक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनमें संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया शैक्षिक उद्देश्यों के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। धन्यवाद।